Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और इस स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वेक्टर अलजेब्रा। क्या हेडिंग डालनी है? वेक्टर अलजेब्रा। ओके, मैंने बोला ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा की हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। अब इस वेक्टर अलजेब्रा के अंदर में हम लोगों को वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें यहां पर सीखनी है और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड कुछ जो रूल्स आने वाले हैं उनको भी हम लोगों को यहां पर देखना है। तो फिर किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं? तो देखो, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर आपको बता देता हूं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। वो ये है कि अ वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलली, अ वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलली। एंड जब हम लोग वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि मैंने उसे रोटेट कर दिया है तो उस पर फर्क जरूर पड़ेगा। मतलब मान के चलो एग्जांपल के तौर पे यहां पर एक वेक्टर है और इसको यदि मैंने पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दिया है, ये ए वेक्टर है, तो इसको यदि मैं लिखता हूं बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर ओनली, क्योंकि मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया है। लेकिन मान के चलो यदि मेरे पास में कहीं ऐसी सिचुएशन है कि ये है आपका ए वेक्टर और मैंने अभी क्या किया, इसको रोटेट कर दिया ऐसे थीटा एंगल पे, तो भैया ये आपका बी वेक्टर है और ये बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू ए वेक्टर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको पता होना चाहिए वेक्टर अलजेब्रा के अंदर में। जब क्योंकि इसकी आगे जाके जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत फोर्सेस को हम लोग ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। पहला पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन of a vector by scalar। ओके, तो भैया देखो क्या हो रहा है कि मान के चलो आपके पास में कोई तो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट से हम लोगों ने क्या किया कि लेट से ये आपके लिए एग्जांपल के तौर पे मान के चलो मैंने बोला ये है आपका ए वेक्टर, मैंने बोला ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, और मैंने बोला कि फाइंड बी वेक्टर बराबर 2a वेक्टर। तो देखो क्या हो गया, मतलब 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है, 2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे क्या करना है, इसके बराबर ही होना चाहिए, और लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम्स होनी चाहिए। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, कोई परेशानी है? बोलो ये बी वेक्टर विच इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ए वेक्टर। सो ये बहुत ही आसान था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो इसमें होता क्या है कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर। अब स्केलर से यहां पर जो मीनिंग है वो है एक नंबर से है। क्या है, किससे मीनिंग है यहां पर, किससे लेना देना है? एक नंबर से लेना देना है। यदि आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अब मैं 2 की जगह यदि 1/2 ले लूं तो वो आधा हो जाएगा, माइनस ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और वो है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिगार्डिंग द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मैंने बोला ठीक है, एडिशन करते हैं वेक्टर्स का। अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग एकदम सिंपल सा केस सीखते हैं। क्या करते हैं, एकदम सिंपल सा केस सीखते हैं, और उस सिंपल केस से हम लोग फिर आगे बढ़ना चालू करते हैं। मैंने बोला ठीक है। अब एडिशन जो मैं सीख रहा हूं उसी के साथ में सब्ट्रैक्शन भी आपका अपने आप ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं यहां पर बता दूंगा आपको एक एग्जांपल से। मान के चलो आपके पास में है एक ए वेक्टर है जो है इस प्रकार से, इसकी जो लेंथ है वो है 3 यूनिट। मैंने बोला ठीक है। एक आपके पास में बी वेक्टर है और ये है आपके पास में 4 यूनिट। और देखो इन दोनों की मैंने डायरेक्शन वगैरह सेम बनाई है क्योंकि मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है। मैंने बोला ठीक है। अब यदि मुझसे बोला जाए कि भैया फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
तो मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं। मैं देख रहा हूं कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही साइड है। तो मेरे पास में जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा ये रहेगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, और इसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई 7 यूनिट्स। इसकी लेंथ कितनी आ गई, 7 यूनिट्स। अब यहां पर देखिए मेनली क्या है, जो मैं यहां पर जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर रहा हूं ये नॉर्मल एडिशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीज मैंने कर दी। या फिर आपके पास में कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान के चलो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू गिवन है आपके पास में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये गिवन है i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप, और मैंने यहां पर आपसे बोल दिया है भैया फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो यहां पर बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग बचपन में जूनियर क्लासेस में यदि मैं आपसे बोलो, मान के चलो मेरे पास में एक क्वेश्चन होता कि भैया p बराबर है 2x प्लस का 3y प्लस का 4z और q बराबर है x प्लस का 2y प्लस का 5z, और मैं आपसे बोलता हूं फाइंड p प्लस का q। तो बताओ ये कर सकते हो क्या आप? ये वाला देखो जो ब्लैक में लिखा है, कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, एक्स एक्स वालों को ऐड कर दीजिए, वाई वाई वालों को कर दीजिए, जेड जेड वालों को कर दीजिए। तो मैं बोलूंगा ठीक है, यदि करूंगा तो क्या मुझे आंसर मिलेगा 3x प्लस 3 और 2 5y और प्लस का 4 और 5 9z, 3x प्लस 5y प्लस 9z। बिल्कुल। तो वेक्टर्स में कुछ नया नहीं हो रहा है। यदि आपको ऐसे फॉर्मेट में वेक्टर दिए हैं, कैसे आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में, तो भैया हम लोगों को यदि इनको ऐड करना है तो आपके पास में सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कितना आएगा, आई कैप वालों को जोड़ो, ये आएगा 3i कैप, 3 और 2 आएगा 5j कैप और 4 और 5 9k कैप। ये आपका सिंपल एडिशन हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं यहां पर आपसे बोलता हूं कि सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स है क्या ये? एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आप लोगों को आता है? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद में एक और पॉइंट आता है, वो ये है कि ये देखो ये जो वेक्टर्स हैं मेरे पास में, जैसे ये वाला पहले एग्जांपल में देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो मैंने यहां पर जो एडिशन किया है वो सेम टाइप के वेक्टर्स है और सेम डायरेक्शन में है, तब किया है। तो तब मैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूं। या फिर मेरे पास में ऐसी सिचुएशन है जहां पर आई कैप जे कैप के कैप वगैरह डायरेक्टली गिवन है और उनको मुझे सीधा सीधा ऐड करना था। मैंने बोला ठीक है सर जी, इसमें क्या दिक्कत है? तो मैंने बोला यदि मेरे पास में कहीं भूले भटके ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मान के चलो आपके पास में है एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, इस प्रकार से आपको गिवन है। बोला इस वाली सिचुएशन में मैं इनको कैसे ऐड करूंगा, द हाउ विल आई ऐड। मैंने सवाल क्या है, सवाल वही है क्या आपके पास में? सवाल वही है फाइंड ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। अब बताओ अब इसे आप कैसे करोगे? अब ये तो परेशानी का काम हो गया, इसे तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा होता तो मैं कर लेता था, लेकिन अब यहां पर तो परेशानी आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए अब हमारे पास में यहां से आगे कुछ चीजें चालू होने वाली हैं, ठीक है। और वो है पहला पॉइंट, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है भैया? बोलो क्या कहता है? इसमें कुछ नहीं करना होता है कि आपको एक ट्राइंगल के बारे में सोचना है। मैंने बोला ठीक है, ट्राइंगल के बारे में कैसे सोचेंगे? तो आपको करना यह है कि जो वेक्टर्स थे उनको उठा के लाइए और एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश कीजिए। तो सर जी तो हम लोग बना लेते हैं, ये रहा मेरे पास में ए वेक्टर और ये रहा मेरे पास में बी वेक्टर, मैं इनको जोड़ दूं तो ये बन जाएगा क्या? मैंने बोला नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी मेरे मन में जिधर से आ रहा है वैसे कर दूंगा। तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये ट्राइंगल लॉ आखिर है क्या? तो ट्राइंगल लॉ कहता है आपको कि देखो सबसे पहले तो ट्राइंगल लॉ को समझने के लिए मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूं। किस प्रकार से बना रहा हूं डायग्राम को जरा देखिए। यहां पर ये जो वेक्टर्स है मैं जानता हूं इनको मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, बराबर है। मतलब मैं इस वेक्टर को ऐसे नीचे लेके आया और फिर इधर में शिफ्ट किया
तो क्या मेरा ए वेक्टर इधर बन सकता है? बिल्कुल सेम टू सेम यही वेक्टर उठा के मैंने यहां पे लिख दिया, बना सकता हूं। अच्छा, इस बी वेक्टर को यदि मैं ऐसे 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 शिफ्ट करते हुए लाऊं तो पैरेलली शिफ्ट हुआ? बिल्कुल हुआ। अब इसको इतना शिफ्ट कर दीजिए कि ये जो बी वाला वेक्टर है वो आपका यहां पर आ जाए। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, इस बी वेक्टर को इतना शिफ्ट किया कि उसको यहां पे लेके आ गया। बोले सर इसमें ट्राइंगल कहां बन रहा है? तो देखो ट्राइंगल में बना रहा हूं, जस्ट वेट। तो अब क्या करना है कि भैया देखो, ये जो पहला वेक्टर था इसको मैं यदि यहां से जोड़ते हुए ऐसा बना दूं तो ये बनता है सी वेक्टर, जो आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्विवेलेंट। क्या मीनिंग है सर? आपने कुछ मीनिंग नहीं बताया। डायग्राम तो हमें दिख रहा है, डायग्राम हमें समझ में भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए। तो मैंने बोला कि भैया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज दैट, क्या कहता है ये कहता है इफ two sides of a triangle are represented by vectors, two sides of the vectors are represented by vectors in magnitude and direction। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम वही रखनी है जो पहले ली थी। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मान चलो इफ टू वेक्टर्स विच आर ऑफ सेम टाइप, ये बात जरूरी है भैया, सेम टाइप के वेक्टर की बात कर रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, two adjacent sides of a triangle, then the third side starting from the tail of the first vector and ending at the head of the second vector gives the resultant vector। इसे resultant vector भी बोला जाता है। जो एडिशन करके जो हमारे पास में निकल के आ रहा है दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, देखो ये है आपका टेल फर्स्ट वेक्टर का, ये है आपका हेड फर्स्ट वेक्टर का, ये है आपका टेल सेकंड वेक्टर का, ये है आपका हेड सेकंड वेक्टर का। तो मैंने क्या बोला कि भैया आपके पास में जो दो वेक्टर थे उनमें यदि मैंने उनको दो साइड्स में जमा दिया, ट्राइंगल की दो साइड्स तो बन गई किससे? दो वेक्टर से। अब यहां पर यदि मैं एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करूं, और तीसरा वेक्टर कहां से शुरू होगा? टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के टेल से शुरू होगा और उसे आप खत्म कर दीजिए हेड ऑफ सेकंड वेक्टर पे, तो ये जो वेक्टर बनता है दैट गिव्स यू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, या एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी दिस थर्ड वेक्टर। so सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, सो भैया ये है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग इस लॉ को लिख लें क्या जरा? तो लॉ को लिख लेते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है हमारे पास में? ये कह रहा है इफ टू वेक्टर्स of same type, if two vectors of same type are represented by two sides of a triangle in magnitude and direction, magnitude और डायरेक्शन भी लेनी है, in magnitude and direction, then the third side of this triangle will give the resultant here। यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, सिंस वेक्टर का एडिशन है तो आंसर भी क्या आएगा? रिजल्ट वेक्टर ही आएगा। हियर रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड ends at head of second vector। ये वाली कहानी थी जो मैंने यहां पर आप लोगों को बताई है। क्लियर है?
ये वाली कहानी जो है, थियरी जो है, भाषा जो है, वो समझ में आई कि इतना समझ में आया होगा। तो अभी हम लोगों को कुछ और बातें करनी है। अब देखो, ये मैंने सिर्फ लॉ बता के छोड़ दिया, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है जो आपको आना चाहिए। अब देखो, ये ट्राइंगल लॉ के बाद में हमारे पास में हमारे मन में कुछ चीजें आती हैं। वो क्या आती हैं? सर जी ऐसा क्यों हुआ कि भैया सर यहीं से यहां तक गए? तो मैं पहली बात तो इसका आंसर तो मैं यही बोलूंगा, ये लॉ है, मतलब इसको प्री डिफाइन कर दिया है। अच्छा, अब एक बात बताओ सर जी, यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे यदि मैं यहां पर देखना चाहूं, इसको मैंने यदि यहां पर ऐसे शिफ्ट किया होता तो क्या होता था? तो क्या मैं इधर से ऐसे नहीं ले सकता? बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, तो उनका आंसर आपको समय के साथ में मिलने लगेगा। लेकिन अब ये सीखने के बाद में, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखने के बाद में, हम लोगों को दो बेसिक से लॉ और सीखने हैं। ये दो बेसिक से लॉ कौन से हैं? ये दो लॉ हैं आपके पास में। पहला आता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या आता है? कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहता है ये कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ध्यान सुनिए, क्या कह रहा है? बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है। अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर ये तो हम जानते थे, 3 + 4 करो तो 7 आता है, और या फिर आप 4 + का 3 कर लो तो भी आंसर 7 आता है। ये बात आप जानते हैं, ये वाली बात मैं भी जानता हूं कि ये आप जानते हैं, लेकिन इसका एक नाम दिया गया है जिसे बोला गया है कम्यूटेटिव लॉ। मतलब, और यदि हम लोगों ने ऑपरेशन को रिवर्स भी कर दिया तो भी ये वैलिड होता है। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे चल के हम लोगों को इसी कम्यूटेटिव लॉ को डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में अप्लाई करना है, तब हम लोगों को कुछ चीजें और पता लगेंगी। ठीक है, एक और हम लोगों को सीखना है, वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलो अब ये क्या ये कौन सी नई आफत आ गई? तो ये क्या कहती है? ये कहती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कई लोग सोच रहे हैं सर ये क्या है, सब कुछ तो सेम ही दिख रहा है, कुछ नया तो दिख ही नहीं रहा है। तो भैया मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपके पास में 3 वेक्टर्स का एडिशन आपको परफॉर्म करना है, और आपके पास में ऐसी सिचुएशन आ जाए भैया आपने पहले 2 का एडिशन परफॉर्म कर लिया, और उसके बाद में इसमें यदि आपने थर्ड को ऐड किया है, या आप पहले किसी इन 2 का ले लीजिए और उसके बाद में इसका ले लीजिए। क्योंकि देखो, यदि मैं यहां पर बात करता हूं अभी के लिए, तो क्या हो रही है कहानी कि भैया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सिर्फ 2 ही वेक्टर का एडिशन करना पॉसिबल है, सिर्फ 2 का। मतलब देखो, यहां पर ए का किया और बी का किया और मिला के आपने सी निकाला। ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलके आपको सी वेक्टर दे रहे हैं। सही बात है कि नहीं? आपने बोला सही बात है। तो इसी के कारण हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि भैया 2 वेक्टर्स का आपने पहले कर लिया, उसके बाद इसमें तीसरा यहां पे जोड़ दिया, या फिर आप पहले इन 2 का कर लो उसके बाद में इसमें जोड़ लो, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर ये तो कहानी वही हो गई कि भैया हमसे बोला गया 3 + 4 + का 2। अब यदि मैं 3 + 4 कर लूं पहले 7 और फिर से इसमें +2 कर दूं तो मुझे आंसर मिलेगा 9, या फिर मैं पहले करूं 2 + का 4, आंसर आया 6, इसमें प्लस का 3 कर लूं तो आंसर मिलेगा 9। कैसे भी कर लो एक ही बात है। ये वाली बात भी तो हम जानते थे। मैं बोला यस आप जानते थे, लेकिन मुझे इसको यहां पर दिखाना जरूरी था। सो दिस इज अ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, और भी कोई सर लॉ बचे हैं क्या? तो मैंने बोला देखो, जैसे ही मैंने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा तो मुझे एक परेशानी महसूस हुई। वो परेशानी क्या है कि मुझे 2-2 करके वेक्टर्स के एडिशन करने पड़ रहे हैं। क्या करने पड़ रहे हैं? 2-2 करके, मतलब 2 वेक्टर्स को पहले जोड़ लिया, उसके बाद में उसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं थर्ड वेक्टर में ऐड करूंगा। ये मेरी अप्रोच होती है। लेकिन यदि क्या होगा, यदि मेरे पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो उस केस में मैं क्या करता हूं, कैसे देखता हूं? तो हम लोग इसके लिए बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। हमारे पास में एक हेडिंग आती है, हेडिंग है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ। तो मैंने बोला पॉलीगॉन लॉ को समझने के लिए मान के चलो मैं 4-5 वेक्टर बना लेता हूं, 3 वेक्टर तो कम से कम बना लेता हूं। मैंने बोला एक है ए वेक्टर ऐसा,
एक है बी वेक्टर ऐसा, और एक है सी वेक्टर ऐसा। ये तीन ही वेक्टर पे हम लोग काम करते हैं। अब मुझसे बोला गया है फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सही बात है। तो अब मैंने क्या बोला, आपको तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करना है। तो सर आपने हेडिंग तो पॉलीगॉन लॉ की डाली है। बोला उससे उससे घबराइए नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके काम करते हैं। मैंने बोला आई कैन शिफ्ट द वेक्टर्स पैरेलली, मैंने बोला यस। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम किया कि मैं यहां पर ए वेक्टर को लेके आया। आपने बोला ठीक है सर जी। अब मैंने बोला इस बी वेक्टर को भी ऐसे शिफ्ट कर लीजिए, तो ये आपके पास में बी वेक्टर आ गया। अब आपके पास में दो वेक्टर्स हो गए, बिल्कुल सही बात है। क्या इन दोनों का एडिशन का कैलकुलेट कर सकते हो? तो आपने बोला सर इसमें क्या दिक्कत है, पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट किया और दूसरे वेक्टर के हेड तक पहुंच गया, ये सी वेक्टर आ गया। तो भैया ये आ गया सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। यहां तक कोई परेशानी हुई? आपने बोला सर कोई परेशानी नहीं है। अब एक बात बताओ, ठीक है मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। हाँ, अब मैं यहां पर बोल रहा था कि देखो अब ये सी वेक्टर तो मेरे पास में है, ठीक है। अब मेरे पास में यहां पर सी वेक्टर तो एज इट इज है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, सी वेक्टर को मैं यहां पर बना लेता हूं। ये रहा आपका सी वेक्टर, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? देखो यही सी वेक्टर में नीचे उठा के लेके आया, ऐसा है। और अरे बाप रे, इसको सी ले लिया क्या मैंने नाम? सॉरी बेटा, एक काम करो इसको नाम ले लो। क्या नाम ले लोगे? इसको क्या बना सकता हूं मैं, क्यू मान लीजिए, ठीक है क्यू बना लेता हूं। क्यू बनाना आसान है तो मैंने इसको क्यू वेक्टर नाम दे दिया। अब देखो आपको सी को भी ऐड करना है, तो मैंने क्या बोला, इस क्यू के बाद में सी को यहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो बताओ क्या मैं ये काम कर सकता हूं? देखो अब मैंने सी वेक्टर को यहां पर शिफ्ट कर दिया, और फाइनली क्यू वेक्टर प्लस सी वेक्टर यदि मैं करता हूं, क्यू वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या होगा? तो क्यू वेक्टर तो है आपके पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर। तो बोलो सही बात है। तो कैसे करूंगा? तो मैंने बोला यहां से चालू कर दिया और ये यहां पर पहुंच गया। तो क्या ये मेरे पास में आर वेक्टर रिजल्टेंट आ जाएगा? तीनों का आएगा या नहीं आएगा? बताओ फटाफट से। बिल्कुल आएगा। तो यही आपका पॉलीगॉन लॉ कहता है। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है? देखो अब सोचिए जरा, थोड़ा सा ध्यान से और शांत मन से सोचिए कि मैंने यदि ऐसा किया होता यहां पर कि देखो ये वाला जो सी है इसको यहां पर उठा के मैं ऐसा लेके गया होता, ठीक है, और अब यदि मैं रिजल्टेंट लिख रहा होता तो क्या मैं ऐसे रिजल्टेंट नहीं लिख सकता था? ये आर वेक्टर नहीं बन सकता था और ये आपका सी वेक्टर नहीं बन सकता था? सोचिए, कहानी को देखिए, दो टुकड़ों को मैंने एक कर लिया। पहले देखो इस क्यू वेक्टर को मैं यहां पर लेके आया, इसमें मैंने सी वेक्टर को ऐड किया और मैंने फिर रिजल्टेंट निकाला। अब इसकी बजाय मैंने क्या किया, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये इनका रिजल्टेंट आया, इसमें मैंने सी यहां पर ही डाल लिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ। अब देखो आपको ऐसा हो सकता है, इसमें ये बोलेंगे सर ये सीधी लाइन दिख रही है वो टेढ़ी दिख रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट डिफरेंस, मतलब थोड़ा सा मेजरिंग डिफरेंस आता है, इसके कारण ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। यदि मैं इसको बोलूं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग एक काम करते हैं, ट्राइंगल लॉ को ही आगे एक्सटेंड कर दिया है हम लोगों ने। क्या किया, पहले ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल का जो रिजल्टेंट आया उसको साइड में निकाला, फिर दूसरी साइड डाली और फिर लास्ट में फिर से एडिशन किया। यदि मेरे पास ऐसे 10-12 वेक्टर हो जाएंगे तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इन सब का जो सॉल्यूशन है वो दिया आपको पॉलीगॉन लॉ ने, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ ने दिया। कैसे? हाँ, पॉलीगॉन लॉ ने कह दिया भैया, सिंपल सी बात। क्या कह दी पॉलीगॉन लॉ ने? पॉलीगॉन लॉ ने कहा क्या कह दिया उसने, मान चलो आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं, आपके पास मान चलो जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबको एक साथ उठा लो और इनको क्या करो कि भैया एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पॉलीगॉन बनाते चलो, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या करते चलो, पॉलीगॉन बनाते चलो।
पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, मतलब जिसमें कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। तो हम यहां पर यदि एक के बाद एक साइड्स को लगाते चलें और आपके पास में क्या सिचुएशन हो जाएगी, आपके पास में एक इनकंप्लीट पॉलीगॉन बनेगा। आपके पास में क्या बनेगा, इनकंप्लीट पॉलीगॉन। एग्जांपल फिर से मैं बताता हूं, मान के चलो देखो ये रहा आपका ए वेक्टर, ऐसे था आपके पास में बी वेक्टर, ऐसे कहीं था आपके पास में मान के चलो सी वेक्टर, ऐसे कहीं था मान के चलो आपके पास में डी वेक्टर, और आपको इन सबका एडिशन करना है। तो मैं क्या कर देता हूं, मैंने बोला इन सबको मिलाते हुए चले जाओ एक के बाद एक और आप अपना काम कर दीजिए। मतलब कैसे, मैंने यहां पर ले लिया पहला ए वेक्टर, बिल्कुल सही बात है, ए के बाद में आपने ले लिया मान चलो बी वेक्टर, आपने ले लिया बी वेक्टर, फिर आपसे बोला गया सी वेक्टर तो आपने ले लिया सी वेक्टर, फिर आपने ले लिया डी वेक्टर। तो देखो ये तो ऐसी शेप बन गई। सर इसका क्या करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ट्राइंगल लॉ में किया था। याद करो ट्राइंगल लॉ में मैंने क्या किया था, ये पहला वेक्टर था, ये आपके पास में दूसरा वेक्टर था, तो आपने रिजल्टेंट लेने के लिए पहले वाले को लास्ट वाले से जोड़ दिया था। यस और नो, बिल्कुल सेम काम यहां पर भी आप कर दीजिए। पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड आपस में जोड़ दीजिए, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। सो आर वेक्टर इज व्हाट, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर और प्लस का डी वेक्टर। ये यहां पर रिजल्टेंट आ जाएगा, ये यहां पर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, बताओ फटाफट से यस और नो। तो मैंने बोला ठीक है भैया सर, ये भी वाली बात हम लोग आपकी मान लेते हैं। अब यहां से आगे मेन कहानी अभी आपकी शुरू होने वाली है, और वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां से अब न्यूमेरिकल वाली पोर्शन जो है वो आपका आने वाला है, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसको हम लोग करते हैं किस प्रकार से, शुरू करते हैं। हमने बोला मान के चलो आपके पास में वही दो वेक्टर्स थे, कौन कौन से, ए वेक्टर और बी वेक्टर्स। मैंने बोला ठीक है, तो एक वेक्टर है मेरे पास में ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है मेरे पास में बी वेक्टर, और मुझसे बोला गया है फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब मैं क्या करूंगा, तो भैया हम लोगों को यहां पर क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि यदि मैं इन दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पर रिप्रेजेंट कर दूं, क्या कर दूं, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पर रिप्रेजेंट कर दूं, और फिर यदि मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दूं तो जो डायगोनल आएगा दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट। सर बात समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, आप डायग्राम में समझाइए। मैंने बोला ठीक है, लो भाई डायग्राम में समझते हैं हम लोग। हमने क्या किया, देखो इसको समझने के लिए इस ए वेक्टर को पहले यहां पर बनाया। आपने बोला ठीक है सर जी, ए वेक्टर बन गया। फिर मैंने बोला बी वेक्टर को भी यहीं पर बना लो। आपने बोला सर जी ऐसे क्यों बनाना है, मैं तो यहां पर भी तो बना सकता था। मैंने बोला यार ये वाली बात भी आपकी सही लग रही है मेरे को। अब दोनों में से सही कौन सी है, सोचिए, ये आपस में पैरेलल है या नहीं है, बिल्कुल पैरेलल ही है। ओके, तो एक काम करता हूं मैं यहां पर, दोनों में से क्या लूं वो तो मेरे को कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं यदि ये ऐसे बना दूंगा तो ये तो मेरे पास में ट्राइंगल लॉ बन जाएगा, यस और नो। मैंने बोला यार ये वाली बात भी सही है। तो अब जरा यहां पर देखिए, इसका मतलब ये है कि फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा। मैंने बोला इसका सिग्निफिकेंस अब देखो मैं आपको समझाता हूं, वो ये है कि ये देखो जैसा ये बनाया है बिल्कुल वैसा की वैसा ही क्या मैं यहां पर पैरेलली इसको बना सकता हूं, बिल्कुल। क्या मैं यहां पर इसके पैरेलली यहां पर बना सकता हूं, देखिए बिल्कुल बना सकता हूं, नहीं बना सकता, तो बस बिल्कुल वही की वही यहां पर कहानी है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सर इसमें पता नहीं लग रहा है कुछ भी, और थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। मैंने क्या बोला कि पैरेललोग्राम लॉ के अंदर में पैरेललोग्राम तो बनना ही चाहिए, इसके अलावा तो काम बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ के अंदर में सिंपल सी कहानी आई, वो ये है कि भैया जब कभी भी आपके पास में कोई भी दो वेक्टर हैं, देन मीट द टेल
टू टेल। मतलब ये है कि भैया देखो, ये रहा आपका एक वेक्टर, ये रहा आपका दूसरा वेक्टर, ये है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये है हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये है टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, ये है हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। दोनों की टेल्स को आप मिला दीजिए और इसके करस्पॉन्डिंग एक पैरेललोग्राम कंसीडर फॉर्म कर दीजिए। इसके करस्पॉन्डिंग एक पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज बनाइए। तो सर जी समानांतर चतुर्भुज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में यहां पर लाइन खींचिए, एक इसके पैरेलल में यहां पर लाइन खींचिए। मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब देखो, इसके पैरेलल है तो ये यहां पर ऐसा है, इसके पैरेलल है तो ये यहां पर ऐसा है, और ये जो बना है इसका जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो है आपका रिजल्टेंट। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये था आपके पास में ए वेक्टर, ये था आपके पास में बी वेक्टर, और यहां पर है आपके पास में आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। देखो ट्राइंगल लॉ से ही वैसा ही बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम ही चल रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट हो रहा है। बस अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि कहा यह जा रहा है द डायगोनल विल गिव यू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि सर इसको हम लोग यदि मैं थोड़ा सा और देखूं तो सर पैरेललोग्राम में तो एक एंगल भी बनता है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एक एंगल बन रहा है दो वेक्टर्स के बीच में, जिसे मैं थीटा नाम दे दूं तो कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि पैरेललोग्राम लॉ के अंदर में मैं ऐसे कह सकता हूं कि इफ टू वेक्टर्स आर aligned at an angle theta, are aligned at an angle theta, then the resultant will be obtained by completing the parallelogram corresponding to these vectors and making a diagonal, और इस डायगोनल की खास बात क्या है? ये डायगोनल जो है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? इन दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्शन से। अब ये इंटरसेक्शन ऐसा नहीं है कि भैया कि हम लोग बोलें कि बीचों बीच में हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इसे मैं अल्फा नाम दे सकता हूं और ये अल्फा की वैल्यू θ/2 हो, कोई जरूरी नहीं है। यहां तक की कहानी में कोई परेशानी है क्या? बोलो। अब देखो कैसे होते हैं सुर ताल वाली यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं भैया ताल से ताल मिलाओ, मतलब टेल से टेल मिलाओ, पैरेललोग्राम बनाओ और कहानी को स्टार्ट कर दो। अब देखो इन पूरी कहानी के अंदर में मेन जो परेशानी आ रही है वो ये है कि सर जी ये हर बार है ना ग्राफिकल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेरे सामने आ रहा है, मैथमेटिकल मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है। सो बिना मैथमेटिक्स के मेरा दिमाग नहीं चलता है, तो कुछ इसमें मैथ्स डाली जाए। तो चलो इसमें थोड़ी सी मैथ्स डालते हैं। मैंने क्या बोला? लेट अस से कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है आपके पास में मॉड ऑफ ए, या फिर आप इसे अभी के लिए ए लिख सकते हो थोड़ी देर के लिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो है वो आपने मान लिया बी वेक्टर का मॉड, या आप इसे हम लोग बीच बीच में बी कहीं लिखूंगा तो नहीं, मैं कोशिश करूंगा मैग्नीट्यूड वाले साइन को ही डालते हुए चलता हूं। तो अब मुझे चाहिए एक और लिख लेता हूं, यहीं पे लिख लेता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर जो है, जो कि रिजल्टेंट है, वो है आर वेक्टर। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है? ये है आपके पास में थीटा, एंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्रॉम A vector is
अल्फा। ये सारा मैंने थियोरेटिकल काम यहां पर कंप्लीट कर लिया। नाउ आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस। तो कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, तो देखो ये मैंने जो कहानी लिखी है इसको अब अगले पेज पे मेरे को वापस से लेके आना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये कहानी को जरा यहां पर फिर से समझ लीजिए एक बार। ये मेरे पैरेललोग्राम की कहानी शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये वाला है एंगल थीटा, ये पॉइंट है ओ, ये है ए वेक्टर, ये है आपके पास में बी वेक्टर, यहां पर है मेरे पास में आर वेक्टर। ओके, अब सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, ए को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, यहां तक एक्सटेंड कर दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल आएगा कितना, 90 डिग्री का। भाई परपेंडिकुलर डाला है तो कितना आएगा, 90 का आएगा। मैंने बोला सही बात है। देखो ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, मैं इसे ले देता हूं नाम सी और इस पॉइंट को नाम ले देता हूं डी। कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों को यहां पर दो चीजें कैलकुलेट करनी है, क्या, एक तो इस आर का मैग्नीट्यूड और एक इस आर की डायरेक्शन। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, अब यहां पर देख लीजिए क्या है कि भैया ये यदि बी वेक्टर है तो ये इसका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये वाली जो साइड है वो भी बी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। मतलब ये है कि भैया इस कहानी के अंदर में सिंपल सी बात ये है कि ओ ए वेक्टर बराबर है ए वेक्टर एंड ओ ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, ओ ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली मैं लिखता हूं कि भैया ओ बी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर, मतलब ओ बी का मतलब मैं लिख रहा हूंगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऑल्सो अब देखो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड आपस में पैरेलल होती है और सेम होती हैं। इसका मतलब ये है कि भैया जो AC वाली जो साइड है वो भी है आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां तक कोई परेशानी हुई क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नाउ अब हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं इस आर वाली को। तो कैसे शुरू करें, तो मैंने बोला सर जी स्टार्ट करते हैं हम कुछ इस प्रकार से कि OC वेक्टर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, OC वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या मैं OA वेक्टर प्लस का OB वेक्टर लिख पा रहा हूं, यस और नो, इतना बता दीजिए। OC वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस का OB वेक्टर लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत है? ये तो कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं भैया, पहली लाइन लिखी है बस मैंने। OC वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, OA वेक्टर प्लस ओहो AC वेक्टर, सॉरी OA ACCC। ओके बेटा कोई बात नहीं, मुझे वहां से दिखाई नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूं करके, मुझे लगा यही लिखा है, सो ये लिख दिया मैंने AC वेक्टर। ध्यान से देखिए ये रहा OC वेक्टर, ये रहा OA वेक्टर, ये रहा आपके पास में AC वेक्टर। OA वेक्टर OC वेक्टर बराबर OA वेक्टर प्लस का AC वेक्टर। ऑल्सो सिंस AC वेक्टर जो है वो इक्विवेलेंट टू है OB वेक्टर, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं OC वेक्टर बराबर OA वेक्टर और प्लस का OB वेक्टर, यस और नो। इसका मतलब है कि C वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस का B वेक्टर। तो कहानी में कोई परिवर्तन यहां तक तो नहीं है। मैंने बोला सर ये तो ठीक है, ये तो डायग्राम वायग्राम वाली चीजें हो रही है, मैथ्स तो अभी भी नहीं आई। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स लाने के लिए इसके अंदर में हम लोग कंसीडर करते हैं ट्राइंगल OCD। मैंने कंसीडर किया ट्राइंगल OCD, तो भैया इस ट्राइंगल OCD को जरा यहां पर बना दीजिए। क्या ये ट्राइंगल OCD ऐसे बना, बिल्कुल सही बात है, ये O है, ये C है, ये D है। तो एक बात देखिए, ये वाला एंगल यदि 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये वाला एंगल, तो देखो ये वाला एंगल कितने का था, अल्फा का था, मैंने अल्फा एंगल माना हुआ है, तो ये एंगल अल्फा का, मतलब ये हो गई आपकी एडजेसेंट साइड, ये हो गई आपकी अपोजिट साइड और ये हो गई आपकी हाइपोटेनियस साइड। तो आप ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और बोल सकते हैं OC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोलिए फटाफट से। OC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर, सही है? मैंने बोला बिल्कुल सही है। अच्छा इसमें एक बात ध्यान दीजिए, यहां से एक पॉइंट यहां पर भी तो आ रहा था जो कि आपका कौन सा था, A पॉइंट, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं OC स्क्वायर बराबर OD के दो टुकड़े कर दिए, एक आएगा OA प्लस का एक आएगा AD स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर।
सही लिखा है कि गलत लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस का ए डी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ओ ए इंटू ए डी और प्लस का सी डी स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बराबर बोलिए। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। अच्छा, अब क्या कर रहा हूं मैं, अब थोड़ा सा आगे आ जाइए। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल ए सी डी के अंदर में। फटाफट देखिए क्या बनेगा। ये ट्राइंगल ए सी डी हो गया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है सी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। फिर से वही कहानी, बोलो क्या होगा 90 डिग्री पर है तो। मैंने बोला जैसे ये वाला है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, क्या ये वाला एंगल थीटा आएगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। सही है, तो अब बोलो फटाफट से क्या लिखूंगा यहां पर, यहां लिखा जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर। मान के चलो यदि आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना और इसको 2 माना, तो जरा यहां पर देखिए सी डी स्क्वायर मिल रहा है, ए डी स्क्वायर मिल रहा है, मतलब इन दोनों की जगह पर मैं रिप्लेस कर सकता हूं। किस चीज को रिप्लेस कर सकता हूं, ए सी स्क्वायर को। तो फटाफट कर दीजिए ए सी स्क्वायर को रिप्लेस करने पर आपको मिलेगा ओ सी स्क्वायर बराबर, देखो थोड़ा सा मुझे बार बार बैक जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं एक आधा पॉइंट गलत लिख बैठूंगा। क्योंकि ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर लिखता हूं, ओ ए स्क्वायर प्लस का 2 इंटू क्या है जरा, ओ ए डी, ओ ए डी आपने लिख दिया ओ ए इंटू ए डी। और अब देखो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह मेरे को ए सी लिखना है, तो मैंने लिख दिया प्लस का ए सी स्क्वायर। यहां तक की परेशानी है कोई, यहां तक बोलो कोई परेशानी है क्या, तो मैंने बोला बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर जरा एक पॉइंट रिकॉल कीजिए, वो पॉइंट ये है कि भैया ओ सी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ओ सी। सो क्या आपके पास में ओ सी जो है वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या मैं इसे यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। ओ ए का मतलब क्या, ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। प्लस का 2 इंटू ओ ए को मैं क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आगे देखिए, यहां पर जाके गाड़ी अटक गई कहां पर, एडी में। तो एडी कहां है, एडी यहां पर है। अब ये एडी कहां से लाई जाए, ये तो मैंने वो पार्ट है जो मैंने एक्सटेंड किया था, मतलब इसको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो जरा हम लोग सोचते हैं इस ट्राइंगल को, फिर से जरा ध्यान से देखिए, फिर से जरा ध्यान से देखिए। ये वाला एंगल है थीटा, ये है हाइपो और ये है एडजासेंट। तो क्या आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है एडजासेंट अपॉन हाइपो, मतलब एडजासेंट है यहां पर ए डी अपॉन हाइपो है यहां पर ए सी। तो क्या मैं ए डी बराबर ए सी कॉस थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ए सी का मतलब देखिए कहां गया ए सी, ए सी का मतलब मॉड ऑफ बी वेक्टर है, मतलब मैं बोल सकता हूं ए डी बराबर जो आ रहा है मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा आ रहा है क्या, बोलो फटाफट से। ए डी बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा आ रहा है क्या, तो आ रहा है। तो यहां पर लिख दिया मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और प्लस का ए सी का मतलब क्या था, मॉड ऑफ, कुछ गलती तो नहीं कर रहा, ए सी, अच्छा हाँ ए सी का मतलब बी, ओके ठीक है, मेरे को लगा कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। सही है क्या, बिल्कुल सही बात है। इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो ये मिल रहा है आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इंटू कॉस थीटा। अब आगे क्या करता हूं, टेक स्क्वायर रूट, क्या ले लीजिए आप लोग यहां पर, टेक स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने पर आएगा आर वेक्टर का मॉड बराबर अंडर द रूट ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, जिसे आप लोग
अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा सीधा हुआ लिखा मिल जाए आर बराबर, मतलब इनको हटा दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। ये वाली कहानी समझ में आई। तो भैया मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया? मैग्नीट्यूड। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब आपको कैलकुलेट करना है भैया ये जो अल्फा बन रहा है वो कितना है। तो अल्फा कैसे लिखा जाएगा? तो भैया अल्फा के लिए आपको फिर से ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने बोला सही बात है, इस डायग्राम को फिर से बनाइए। बन गया यहां पे ये डायग्राम। तो मैंने बोला ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला पॉइंट है ओ, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है डी, ठीक है। और क्या रह गया यहां पे? ये वाला पॉइंट है सी। अच्छा ये तो एंगल 90 है, मतलब आप लिखोगे यहां पर tan अल्फा बराबर, बोलो क्या? अपोजिट अपॉन एडजासेंट। तो अपोजिट साइड है इसकी कौन सी? सी डी अपॉन ओ डी। अरे सही बात है कि नहीं? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा थोड़ा और इसको देखता हूं तो इसको लिखा जा सकता है सी डी अपॉन ओ ए प्लस का ए डी। तो भैया मेरे पास में ए डी की वैल्यू तो है, मैंने पहले कैलकुलेट कर रखी है। देखो यहां पर कर रखा है ए डी की, लेकिन एक नहीं कर रखी है, कौन सी? सी डी वाली। तो सी डी वाली कैसे आएगी सोचो इसके अंदर में फटाफट से। तो भैया सी डी वाली वैल्यू के लिए मुझे इस ट्राइंगल को देखना पड़ेगा, और देख के मुझे पता लग रहा है, देखो ये वाला ट्राइंगल है छोटा सा जिसमें एंगल था थीटा, ये ए, ये डी और ये सी। यहां लिखोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आएगा? अपोजिट मतलब सी डी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए सी। तो भैया सी डी की वैल्यू आएगी ए सी साइन थीटा। तो आप लिखोगे सी डी बराबर ए सी कितना है? ये है बी के बराबर, बॉर्ड ऑफ बी वेक्टर के बराबर इंटू साइन थीटा। तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए फटाफट से और आपका आंसर आ चुका है। क्या मैं लिख रहा हूं अगले पेज पे? tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस का बी कॉस थीटा। ये वाली कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेनली मैं एक बात बताऊं, कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि सर डेरिवेशन है ना, आपने थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट जैसा बना दिया, ऐसा लगने लगा कि लास्ट में कि डेरिवेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब देखो हो सकता है कि ऐसा आप लोगों को लगा हो थोड़ा बहुत। मेनली बात ये है कि कोई ज्यादा वैसे डिफिकल्ट है नहीं। देखो ये पहला सारा की सारा अजम्पशन वाला खेल है भैया। हम लोगों ने इसको सिंबल को नोटेशन दिया है, जो भी सिंबल है उसको क्या क्या यूज कर रहा हूं। उसके बाद में ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है जिनको मैंने यूज किया है। अब देखो कई लोग बोलोगे सर यहाँ पर कॉस थीटा निकाले, यहीं पे साइन थीटा निकाल लेते थे तो गिजड़ मिजड़ हो जाती थी, जगह कम थी। तो मैंने इसको अगले पेज पे लेके गया और इसको पहले कंप्लीट कर लिया, फिर इसको यहाँ पर कंप्लीट किया। तो मैं ओवरऑल इसका फाइनल जो है वो बना देता हूं, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी हो ही ना। क्या भैया फाइनल ये कह रहा हूं, ये है आपके पास में वेक्टर ए मान लीजिए। एक काम करता हूं, अभी मैं पी और क्यू लेता हूं, ठीक है। मान के चलो ये है आपके पास में वेक्टर पी और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर क्यू। कहानी वही है, दोनों को मैंने एंगल थीटा पे रखा हुआ है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे बन रहा है, इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको पैरेललोग्राम लॉ के अंदर में डाला। ये पैरेललोग्राम इधर से और ये यहां पर इनका रिजल्टेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि मैं पूरा का पूरा करवा रहा हूं, नहीं पूरा नहीं करवा रहा हूं। ये क्यू वेक्टर तो ये वाला भी क्यू वेक्टर, ये पी वेक्टर तो ये वाला भी पी वेक्टर, यहां तक कोई परेशानी। अब इसके बाद मैंने क्या किया था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो यहां पर आ रहा था। ये बात समझ में आ गई, जिससे क्या आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी भैया कोई नया कुछ नहीं है। ये वाला एंगल भी थीटा, क्योंकि देखो ये दो पैरेलल लाइन है तो ये वाला कौन सा आएगा, संगत कोण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो भी है ये वाला एंगल थीटा। तो कहानी ये है यहां पर कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं लिख सकता हूं आर, जो आएगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये बात समझ में आई। और ये वाला एंगल है अल्फा, तो आप लिखोगे tan अल्फा बराबर q साइन थीटा अपॉन p प्लस का q कॉस थीटा। एक बात को ध्यान रखना, मैंने एंगल कहां से लिया है, p से लिया है। तो देखो p प्लस का q कॉस थीटा आ रहा है और ये q साइन थीटा आ रहा है, इसका बहुत ही ध्यान रखना है।
अब हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं स्पेशल केस। इसमें क्या पढ़ने हैं? स्पेशल केस। क्या होता है स्पेशल केस? मैंने बोला कि मान के चलो इफ थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो बताओ क्या होगा। तो थीटा 0 डिग्री होने पर रिजल्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? रिजल्टेंट पे फर्क पड़ेगा कि भैया ये आएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq और कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 होने के कारण आप लिखोगे अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq, जिसे आप लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ p प्लस का q का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल, तो r बराबर p प्लस का q। एक बात बताओ, ये तो आपको पहले भी आता था कि नहीं आता था? बिल्कुल वही तो है, और कुछ है क्या अंतर? कुछ भी नहीं है। अच्छा, और अल्फा के बारे में क्या बोलोगे? तो देखो मैं यहां पर सब जगह अल्फा लिख रहा हूं। बेसिकली आपको ऐसे इसको आगे यदि बढ़ाता हूं तो ये अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस का q कॉस थीटा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है? नहीं तो कई लोग भूल जाएंगे कि सर ये तो बताया नहीं था, आपने तो यहीं तक छोड़ दिया। तो मोस्टली यहां तक ही छोड़ देते हैं। तो अब मैं पूछता हूं कि भैया एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, तो आप लिखोगे अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ q साइन 0 अपॉन p प्लस का q कॉस 0। बोलो साइन 0 की वैल्यू है 0, तो 0 इंटू 0, तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ 0। तो भैया सीधा सीधा अल्फा का आंसर आएगा 0। सारे स्पेशल केस की बात करते हैं हम लोग। चलो अगले वाले पे बात करते हैं। मान के चलो दो वेक्टर हैं 90 डिग्री पर। दूसरा केस, इफ थीटा बराबर हो 90 डिग्री, तो बोलो क्या हो जाएगी? कहानी बताओ फटाफट, जल्दी 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 करो। तो आप लिखोगे r बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq और cos 90 बराबर है। अच्छा, ये cos 90 आया तो बोलो क्या होगा? यहां पर ये आएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 0, मतलब r की वैल्यू आ रही है कितनी? पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। अच्छा, रिजल्टेंट का एंगल बोलो तो अल्फा बराबर आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ q साइन 90 डिवाइडेड बाई p प्लस का cos 90। cos 90 होता है 0 और sin 90 होता है 1, तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ q डिवाइडेड बाई p। ये हो गया आपका सेकंड केस। हम लोग बात करते हैं थर्ड केस के बारे में। मैंने बोला इफ थीटा बराबर है 180, स्टैंडर्ड केस है जो आपको सीधे सीधे रिजल्ट आने चाहिए। क्या आनी चाहिए? सीधे सीधे रिजल्ट आनी चाहिए। सीधा मतलब 90 है तो देखो मैंने बोला एग्जांपल बताता हूं, चलो कि एक कर लूं फिर बताता हूं, कर लूता हूं नहीं तो फिर रह जाएगा। थीटा 180, तो आप लिखोगे r बराबर कितना लिखोगे? अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq cos 180। अब cos 180 की वैल्यू बताओ फटाफट कितना होती है? तो वो होती है माइनस का 1। तो आप लिखोगे पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq इंटू -1। अच्छा, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो r बराबर बचेगा कितना? अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq। सही बात है कि नहीं? जिसे आप लिख सकते हो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या ये p माइनस का q आएगा आंसर? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एंगल निकालो रिजल्टेंट का, तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ q साइन 180 डिवाइडेड बाई p प्लस का q cos 80। लिखोगे जितनी बार वैसे ही तभी फॉर्मूला याद होगा। बोलो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 0, मतलब 0, मतलब रिजल्टेंट सेम लाइन में ही रहने वाला है। तो इस पे सवाल कैसा बनता है? सवाल ऐसे बनता है जैसे मैं आपसे एक सवाल करवाता हूं, ठीक है? मान के चलो इफ p वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 3 यूनिट्स, q वेक्टर के बीच का एंगल वैल्यू दे रखी है 4 यूनिट्स, और बोला गया है थीटा बराबर है 60 डिग्री। सो फाइंड रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन। फटाफट करो, कैसे करोगे आप? अब देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन नहीं बोलेगा, डायरेक्शन फ्रॉम पी वेक्टर ऐसे बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि भैया आपको पहले कौन सा लेना है उस पर फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में इसमें भी गलती हो सकती है। कैसे गलती हो सकती है? तो हमेशा देखो मैंने पी वाला कौन सा है, नीचे वाला है, तो मैं इसको यदि डायग्राम के फॉर्म में बनाता हूं तो ये हो गया आपका 3, ये वाला आएगा आपके पास में 4 का, बराबर है, और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। तो फटाफट बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ,
लगाओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला, आर बराबर अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq और cos 60। तो बोलो कितना आएगा, ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2। सॉल्व करोगे कितना आएगा जरा देखो फटाफट से, 3 9 4 16, ये 2 से 2 कैंसल, ये आएगा 12, 16 9 25, 25 और 12 कितना हो गया 37। तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ 37। ठीक है, अंडर रूट 37 मतलब आप लगभग निकाल लीजिए 6.1 के आसपास। दूसरा यहां पर पूछा है एंगल, तो जरा एंगल में ध्यान दीजिए, अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस का क्यू कॉस थीटा मैंने यहां पर लिया है। अब देखो यदि मुझसे P से पूछा है, यदि ये P है और ये Q है, तो भैया जब P और Q ऐसा है तो एंगल यदि आपको इसका अल्फा वाला P से लिया है तो ऊपर Q लिखा जाता है, इतना ध्यान रखना है। तो फटाफट से बोलो क्या करूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा अल्फा बराबर Q मतलब है 4 साइन 60, tan इनवर्स तो लिखा ही नहीं है मैंने, अपॉन 3 प्लस का 4 cos 60। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ 4 इंटू रूट 3/2 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 4 इंटू 1/2। आप लिखोगे अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ, ये आएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई, इसको काटोगे 2 बार, 3 और 2 5। इतना ही आंसर छोड़ना है, एंगल निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोगों को यहां पर क्या चीजें करनी होती हैं, किस प्रकार से करनी होती है। अब इसमें ऐसा भी आ सकता है भैया कि सेम टाइप का मैग्नीट्यूड हो, सेम ये हो, तो क्या होगा कैसे होगा, या मैं आपसे बोल रहा था जैसे मैंने बोला मान चलो P वेक्टर का मॉड बराबर है 3 और Q वेक्टर का मॉड बराबर है 4 और मैंने आपसे बोला कि थीटा बराबर है 90। तो करो फटाफट से सवाल को सॉल्व, रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन निकालो। तो भैया कैसे निकालोगे, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। तो कॉस 90 जीरो है, तो आप जानते हैं कि ये सीधा सीधा 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर और प्लस का 0 होने वाला है। यदि आप जानते तो भैया इसको पहले से इतना ही याद रख लो ना, सीधा सीधा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, बस क्यों इसको यूज कर रहे हो यदि याद है। देखो अब क्या है ना, मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद है, आपका पहली बार है तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सर कितना इतने सारे फॉर्मूले बन के कहां याद रखेंगे, 0 डिग्री आ गया तो पी प्लस का क्यू, 180 डिग्री आ गया तो पी माइनस का क्यू, 90 आ गया तो अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, आ रहे सारे उसी फॉर्मूले से है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया फॉर्मूला बना दिया हम लोगों ने, नहीं, वो मेन फॉर्मूला जो है वो वैसा ही है, वो चेंज नहीं होगा। बस ये है कि यहां से शॉर्टकट रिजल्ट होते हैं जिससे क्या होता है हम लोग कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं। मतलब इस केस में कितना आएगा, आर बराबर लिखोगे 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ 9 प्लस का 16 मतलब अंडर द रूट ऑफ 25। तो आर का आंसर आएगा 5। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं एंगल की, रिजल्टेंट वाले एंगल की। तो अल्फा बराबर आप लिखोगे कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस का q कॉस थीटा, सॉल्व करके आया था q अपॉन p, मतलब अल्फा आएगा tan इनवर्स ऑफ q है आपके पास में 4 और ये है 3। अच्छा tan थीटा के अंदर में यदि 4/3 दे रखा है, इसका मतलब अल्फा कितना आ रहा है पता है क्या, 53 डिग्री। तो डायग्रामेटिकली यदि मैं देखता हूं इसको तो कैसी सिचुएशन है, ये है आपके पास में 3 वाला, ये है आपके पास में 4 वाला। तो आपका जो रिजल्टेंट जा रहा है, रिजल्टेंट यहां से जा रहा है और ये वाला एंगल 53 डिग्री का है, ये वाला एंगल 53 डिग्री का है, क्योंकि एंगल आपको P से कंसीडर करना है। देखो ये इस चीज को देखना है और कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है क्या? आज हम लोगों ने काफी हद तक कोशिश की है, काफी जो चीजें पॉसिबल थी उनको करना वो हम लोगों ने यहां पर करी हैं। अब हम लोगों को आज के लिए तो बेटा बस यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी समय सीमा को समाप्त करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो
आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए